हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है हमारी क्लास में CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच में, जहां पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं मॉड्यूल डी की क्लास के साथ। और आज हम लोग क्लास नंबर 74 डिस्कस करेंगे, कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था, आज पार्ट 2 कवर करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी द नोडल पॉइंट विद द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैंक एंड RBI और रेगुलेटर। यानी आरबीआई और बैंक के बीच में, आरबीआई और बैंक के बीच में, आरबीआई और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नोडल पॉइंट होगा, यानी बैंक की तरफ से जो व्यक्ति किससे, आरबीआई से इंटरेक्ट होगा, नोडल पॉइंट होगा, वो कौन होगा दोस्तों? हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। पहला पॉइंट याद रखिएगा। However, in case where activities of a bank are not limited to the banking sector, the direction are also received from other regulators such as IRDA और SEBI। जैसे इनका कहना है कि बैंक सिर्फ, इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं है। जो बैंक्स की एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं है। ये एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ये शेयर मार्केट में भी काम करता है, ये पेंशन फंड में भी काम करता है ना, पेंशन फंड में भी काम करता है। तो बैंक के ऊपर आरबीआई के साथ साथ सेबी और पीएफआरडीए की गाइडलाइंस भी क्या होती हैं, जारी होती हैं। तो जितनी भी गाइडलाइंस बैंक वाली होंगी वो कौन जारी करेगा? आरबीआई। और इनके लिए नोडल पॉइंट कौन होगा? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। बट जब सेबी की बात आएगी, जब पीएफआरडी की बात आएगी, तो इसके लिए अलग अलग कंप्लायंस ऑफिसर, यहां पे कंप्लायंस ऑफिसर बैंक में होंगे। क्या होंगे? कंप्लायंस ऑफिसर होंगे। और ये कंप्लायंस ऑफिसर इंटरेक्ट करेंगे अलग अलग रेगुलेटर्स को। सो दिस डायरेक्शन शैल आल्सो बी पार्ट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन ऑफ द बैंक। तो इनके द्वारा जो डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, इंश्योरेंस, सॉरी इरडा लिख दिया था मैंने, सॉरी पीएफआरडी लिख दिया था, इरडा, इरडा, इरडा के द्वारा जो भी जानकारी, इरडा के द्वारा जो भी जानकारी मतलब शेयर की जाएगी, डायरेक्शंस शेयर की जाएंगी, सेबी के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन शेयर की जाएंगी, उनको भी बैंकों को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। सो कंप्लायंस ऑफिसर बैंक को अपॉइंट करना होता है फॉर इरडा के लिए भी और फॉर सेबी के लिए भी। और अदर रेगुलेटर सच सेल कंटिन्यू टू रिमेन सेपरेट। ठीक है, तो इरडा के लिए सेपरेट कंप्लायंस ऑफिसर होगा, सेबी के लिए अलग सेपरेट कंप्लायंस ऑफिसर होगा। In case of discomfort conveyed to the bank on any issue by other regulator, it shall be the duty of the concerned compliance officer to bring into the notice of the RBI through chief compliance officer। अब इनका कहना क्या है कि जैसे मान लीजिए सेबी के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन आती है या इरडा के द्वारा, IRDA के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक, सॉरी, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आती है, ठीक, तो इनकी इंस्ट्रक्शंस जो भी फॉलो करनी होती है वो इनसे रिलेटेड जो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया होगा वो कंप्लायंस ऑफिसर उसको लेके चलेगा। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो इंस्ट्रक्शन होंगी इनसे रिलेटेड जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो कंप्लायंस ऑफिसर लेके चलेगा। ठीक है, अब मान लो इनके द्वारा कोई भी दी गई इंस्ट्रक्शन अगर ऐसी है जो डिस्कंफर्ट में जा रही है लोग, तो इसके लिए ये किसको इन्फॉर्म करेंगे? ये इन्फॉर्म करेंगे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर किसको अब इसके बारे में सूचना देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया, यही पॉइंट यहां पे समझाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? कंप्लायंस डिपार्टमेंट शैल प्लेस द फॉलोइंग MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्लायंस डिपार्टमेंट को जो ये जानकारी है इनको प्लेस करना होगा MIS पे। सो इनको मंथली रिपोर्ट थ्रू ED CMD टू द बोर्ड ऑन स्टेटस ऑफ इंपॉर्टेंट RBI MOF कम्युनिकेशन विद द स्टेप टेकन बाय फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑन दिस कम्युनिकेशन। तो इनका कहना है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा या फिर किसके द्वारा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई के द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर दी गई है, क्या दी गई है? अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन अगर दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो इनका कहना है कि मंथली रिपोर्ट किसके पास जाएगी? इंस्ट्रक्शंस की जो रिपोर्ट होगी वो
ईडी और सीएमडी के थ्रू किसके पास भेजी जाएगी? वो रिपोर्ट भेजी जाएगी किसके पास? बोर्ड के पास। किसके पास भेजी जाएगी? बोर्ड के पास। और ये रिपोर्ट कैसे जाएगी? मंथली तौर पे। किस पे जाएगी? मंथली। जैसे जिस मंथ में जो भी इंस्ट्रक्शन एमओएफ या आरबीआई की तरफ से आएगी, उन इंस्ट्रक्शंस को पहले ईडी सीएमडी के पास पहुंचाया जाएगा और इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये बोर्ड तक पहुंचाए। ये मंथली रिपोर्ट होगी। साथ ही साथ इनका जो कंक्लूजन पार्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड ऑन स्टेटस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। कंप्लायंस से रिलेटेड, कंप्लायंस फंक्शन यानी डिपार्टमेंट, कंप्लायंस फंक्शन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी उसकी रिपोर्ट क्वार्टरली किसके पास जाएगी? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास। किसके पास जाएगी? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है समराइज क्वार्टरली रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड ऑन स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ आरबीआई और एमओएफ। अब इनका कहना क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो भी कंप्लायंस इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो भी कंप्लायंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की रिपोर्ट कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्वार्टरली समराइज करेगा। ठीक है, समरी बनाएगा और उसकी भी जानकारी किसको देगा दोस्तों? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या होगा देखो। टू इनेबल द कंप्लायंस डिपार्टमेंट to submit the said report, functional department shall ensure that all RBI MOF communication received from self-regulatory body like IBA, FEDAI, FIMMDA are attended to, and feedback on this compliances is given to compliance department सेंट्रल ऑफिस विद इन आ 7 days। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। अब इनका कहना है कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट सबमिट करता है किसके पास? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे वो यह बात सुनिश्चित करेंगे कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया गया है या सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आईबीए, एफईडीएआई या एफआईएमएमडीए के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर फीडबैक है ना, कंप्लायंस से रिलेटेड कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास पहुंचाएगा। और ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल ऑफिस में बैठेगा कितने दिन के अंदर इनके पास पहुंचनी चाहिए? 7 दिन के अंदर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, नाउ ईयरली रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन और रिस्क। कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी काम है या जो भी रिस्क है उसकी एक ईयरली रिपोर्ट बोर्ड के पास जाएगी। रिपोर्ट टू द बोर्ड वेन एवर एक्सेप्शन आर नोटिस ऑल मटेरियल कंप्लायंसेस फेलियर which may attract significant risk of legal और regulatory sanction और financial loss और reputation loss। जितना भी, जैसे एक्सेप्शन केस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट को या कंप्लायंस फंक्शन को अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है या कोई ऐसा ब्रीच मिलता है, कोई भी ब्रीच मिलता है या कोई फेलियर मिलता है कंप्लायंस से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी भी बोर्ड को दी जाएगी, इमीडिएट बोर्ड को दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि अगर ये ब्रीच की वजह से 4 प्रकार के लॉस हो सकते हैं बैंक को, जैसे रिस्क ऑफ लीगल, कोई केस हो सकता है, रेगुलेटरी सैंक्शन लग सकता है, फाइनेंशियल मटेरियल लॉस हो सकता है या लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकता है। रिपोर्ट टू ईडी सीएमडी ऑन द रिजल्ट फाइंडिंग ऑफ द टेस्ट चेकिंग ऑफ सर्टेन की कंप्लायंस इश्यूज ऑन रैंडम सैंपल बेसिस। अगर कोई भी कंप्लायंस से रिलेटेड टेस्ट किया गया है तो उस टेस्ट की जानकारी ईडी और सीएमडी को रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नाउ अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कौन कौन सी कमिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो सीसीओ shall not be a member of any committee which bring his her role in conflict। वो ऐसी किसी कमिटी का सदस्य नहीं बन सकता चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जहां पे उसकी ड्यूटी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता हो। जिस जिम्मेदारी के लिए उसको रखा गया है अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी कमिटी में जाने से तो उस कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेंबर ऑफ कमिटी इंक्लूडिंग एनी कमिटी डीलिंग विद परचेज और सैंक्शन। अगर वो ऐसी कमिटी जो परचेज या सैंक्शंस की बात काम करती होगी उस कमिटी का भी सदस्य नहीं बनेगा। ठीक है,
इन केस ऑफ सीसीओ इज द मेंबर ऑफ कमिटी, अगर मान लीजिए किसी कमिटी का मेंबर सीसीओ बना भी है तो ही और सी हैव ओनली एडवाइजरी रोल, ये सिर्फ एडवाइजरी रोल में ही वहां पर रहेंगे, ठीक है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मे बी अ मेंबर ऑफ और इनविटी टू द फॉलोइंग कमिटी। तो अब ये किसका मेंबर बन सकता है? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, ऑडिट कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, कमिटी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। इन कमिटी का सदस्य चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है। कंप्लायंस स्ट्रक्चर एट फील्ड लेवल, अगर हम फील्ड लेवल पे कंप्लायंस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ब्रांच में ब्रांच मैनेजर और स्टाफ होते हैं एट द ब्रांचेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंप्लायंस फंक्शन। ब्रांच में ब्रांच मैनेजर और स्टाफ एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कंप्लायंस फंक्शन के पार्ट पे, एज द प्रोडक्ट ऑफ द बैंक आर डिलीवर्ड एंड सर्विस थ्रू देम, क्योंकि बैंक का जो भी प्रोडक्ट है या तो ब्रांच से बेचा जाता है या इन्हीं ब्रांच मैनेजर और स्टाफ के थ्रू ही उनको डिलीवर किया जाता है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करना होता है, क्योंकि देखो ब्रांच मैनेजर, समझिए कहानी कैसे समझ में आएगी। जो ब्रांच मैनेजर होता है, क्या होता है? ब्रांच मैनेजर होता है, यही ब्रांच का कंप्लायंस ऑफिसर होता है, यही ब्रांच का क्या होता है? कंप्लायंस ऑफिसर होता है। अब इसी को क्या करना है? बिजनेस भी लाना है, इसी को क्या लाना है? बिजनेस भी लाना है, और इसी को कंप्लायंस भी देखना है। तो यहां पे क्या पैदा हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पैदा हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजिंग द कंप्लायंस रिस्क एंड बिजनेस डेवलपमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड एट दिस लेवल। तो इस लेवल पे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकते? अवॉइड। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस भी लाना है, आपको कंप्लायंसेस भी देखने हैं। So, however, it shall be ensured that potential conflict of interest is not allowed to come in the way of compliance function. तो यहां पर चूंकि एक सिंपल सी बात है, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये यहां पे अलाउड नहीं होगा जहां पे कंप्लायंस का पार्ट आएगा। सो देयरफॉर द ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट एंड अदर ऑफिसर आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ब्रांच लेवल पे, किस लेवल पे? ब्रांच लेवल पे जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो हमारे ब्रांच क्या होते हैं? मैनेजर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं या जो स्टाफ मेंबर होते हैं, क्या होते हैं? स्टाफ मेंबर होते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये कंप्लायंसेस से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। सो ब्रांच मैनेजर विल ऑल्सो फंक्शन एज अ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर हिज ब्रांच। ब्रांच मैनेजर ही अपने ब्रांच के लिए कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो कंप्लायंस ऑफिसर शेल बी डेजिग्नेटेड इन एफजीएम, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस एंड will perform the compliance function under close coordination of compliance department at the corporate office। तो देखो जैसे आपकी जो ब्रांच है, ऐसे नहीं, अगले पेज पे देखो, जैसे अगर आपकी ब्रांच है तो ये ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर है, कौन है? मैनेजर है। ये आपका क्या होगा? कंप्लायंस ऑफिसर। ये आपका क्या होगा? कंप्लायंस ऑफिसर होगा। ये आपके क्या होंगे? कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, ठीक। अब इनसे ऊपर क्या होता है? इनसे ऊपर आपका जोनल ऑफिस होता है या रीजनल ऑफिस होता है या फील्ड जर्नल मैनेजर ऑफिस होता है। तो यहां पे भी क्या रखे जाते हैं? कंप्लायंस ऑफिसर रखे जाते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर यहां भी होते हैं। और ये इसके ऊपर कौन होता है? हमारा हेड ऑफिस होता है। क्या होता है? हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस में हमारा क्या होता है? कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है। कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है। तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है या कंप्लायंस फंक्शन है, ठीक है, कंप्लायंस फंक्शन है या हमारा जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इनके क्लोज टच में कौन होते हैं? ये कंप्लायंस ऑफिसर इनके टच में होते हैं और यही कंप्लायंस ऑफिसर इनके भी टच में होते हैं। तो यही बात यहां पे बताई गई है, ठीक है दोस्तों। These compliance officers shall be directly reporting to the chief compliance officer of the branch, यानी बैंक। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना क्या है? इनका कहना कि ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको होती है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को होती है, ठीक है। किसको होती है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। फिर क्या लिखा है? द डिपार्टमेंट हेड इन एफजीएमओ, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग
कंप्लाइंस फंक्शन पर्टेनिंग देयर फंक्शन एरिया। तो इनको अपने अपने एरिया में जो भी डिपार्टमेंट हेड होंगे, रीजनल ऑफिस के, जोनल ऑफिस के या फील्ड जर्नल मैनेजर ऑफिस के, तो जो भी डिपार्टमेंट हेड होंगे इन्हें अपने एरिया में भी जो कंप्लाइंस रिलेटेड फंक्शंस हैं उनकी देखरेख करने की इनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। The compliance officer in FGMO, ZORO are also required to appraise the FGM, ZM or regional head about the level of compliance and breach observe if any, so that prompt corrective action is taken। तो जो कंप्लाइंस ऑफिसर है यहाँ पे कौन से फील्ड जनरल मैनेजर ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो फील्ड जनरल मैनेजर है या जोनल मैनेजर है या रीजनल हेड है, इनको भी अप्रेस किया जाना चाहिए। किसके पार्ट पे? कंप्लायंस के पार्ट पे। और अगर कोई कंप्लायंस मिलता है तो वहां पे कंप्लायंस फेलियर मिलता है या ब्रीच मिलता है तो वहां पे करेक्टिव एक्शन इनको लेना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आप सभी के लिए हमारा CAIB फास्ट ट्रैक बैच जून 2026 विद टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और इस बैच के साथ अब आप जुड़ सकते हैं मात्र 2499 में। प्रो प्लान आपके लिए उपलब्ध है 3999 में। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप अपना रिवीजन, जितने दोस्त रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को तो आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं जून 2026 एग्जाम में। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए हमारा CAIB क्रैश कोर्स प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच भी लॉन्च हो गया है और ये भी आप रेगुलर प्लान लीस्ट प्राइस में और प्रो प्लान लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों CAIB MCQ बैच विद टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। आप इस बैच के साथ यूनिट वाइज MCQs और केस स्टडीज को पढ़ सकते हैं। तो इस बैच को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। CAIB महापैक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सिंगल महापैक, वन स्टॉप सॉल्यूशन, 6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक अवेलेबल है। 6 मंथ महापैक 3499, 12 मंथ महापैक 4999 और 24 मंथ महापैक 6999 में आपको मिल जाता है। महापैक की सबसे बड़ी खासियत है ऑल कंपलसरी पेपर। ऑल कंपलसरी पेपर के साथ आपका इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाता है। सो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ABM के साथ। थैंक यू वेरी मच।